अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर, कैसे हो? ठीक ठाक स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था, पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, और फिर बहुत सारों पर हमने तो अप्लाई किया था लेकिन वो गलत आ रहा था। लेकिन बहरहाल हमने बोहर का रेडियस पढ़ा था, बोहर ने कैसे कैलकुलेशन किया था। बोहर ने हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी भी कैलकुलेट किया था। कैसे किया था, ठीक है, इसको पढ़ाना है। तो कल वाला टॉपिक पढ़े ताकि ये वाला टॉपिक आसान हो। अगर नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो तैयार हो जाओ। आई थिंक यू मस्ट बी रेडी, यू शुड बी रेडी। रेडी हो जाओ, चलो देखते हैं कि क्या है, ठीक है। लेक्चर नंबर 13 है हमारा, FSC पार्ट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने लिखा है द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सम ऑफ एट्स काइनेटिक एनर्जी एंड एट्स पोटेंशियल एनर्जी। चलो इस पॉइंट को मिटा देता हूँ, इस जगह को मिटा देता हूँ। कैसे? आपके पास ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, उसके साथ ये एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर पड़ा है, ये घूमता रहता है, ठीक है। तो जाहिर बात है जब गर्दिश करता है, हरकत करता है, तो इसमें एक एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी है। आप लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी जिस्म में उसके मोशन की वजह से उसमें प्रोड्यूस हो रही हो, उसमें पैदा हो रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा था कि ये बराबर है हाफ mv²। फिजिक्स से आप लोगों ने ये डिराइव किया है ये इक्वेशन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या चीज़ होती है, ज़रा इसको देखो। हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन जब, ये तो मैंने कहा था इसका मोशन क्वांटाइज होता है, कभी हरकत करता है और कभी खड़ा हो जाता है, मुसलसल हरकत में नहीं रहता है, ठीक है। तो जब खड़ा होता है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कब खड़ा होगा, खड़ा क्या हो जाता है? तो नीचे मैंने लिखा, उसको आपने लिखा, इट इज ke प्लस pe। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, where k is half m² while pe is produced due to Coulombic force between nucleus and electron and p is also equal to work done। कैसे? कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। ऐसे कि जब ये यहाँ पर प्रोटॉन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव जब घूमता रहता है तो ये प्रोटॉन मुसलसल इस टेंशन में है कि कब के मैं इसको वहाँ पर खड़ा करके क्या कर दूंगा, अपने तरफ खींच लूँगा और गले मिल लूँगा। और यही हाल इस इलेक्ट्रॉन का भी है, ये भी घूमता रहता है ताकि कोई जगह पा ले जहाँ से वो अंदर प्रोटॉन के पास जा सके, लेकिन अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है, छोड़ने वाला कोई नहीं है। क्या हो जाता है? तो ये प्रोटॉन मुसलसल इस पर फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से इसका हरकत स्टॉप हो जाता है। और इसको फॉर एग्जांपल इस तरह कोई है, इस तरह घूमता रहता है और मैं मुसलसल इसको न्यूक्लियस की तरफ खींच लूँगा तो एक बार वो खड़ा हो जाएगा। तो जब खड़ा होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, क्लियर। अब पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ की वजह से प्रोड्यूस हुई जनाब? ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनके दरमियान कोलम्बिक फोर्स है। तो मैंने लिखा कि उनकी ये कोलम्बिक फोर्स की वजह से होता है। ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ये कोलम्बिक फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब एंड P इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन। तो ओके, कोलम्बिक फोर्स आप लोगों ने पढ़ा था। कोलम्बिक फोर्स हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान Fc बराबर था Ze² डिवाइड बाई 4πε0 और स्क्वायर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो बराबर होती है किस चीज़ के? P इज इक्वल टू वर्क डन के भी बराबर होती है। तो वर्क डन किस चीज़ के बराबर होता है? F ज़रब S के बराबर होता है। अब ज़रा इस इक्वेशन को ज़रा मिटाओ, ठीक है। क्या हो जाता है? जब वर्क डन इस चीज़ के बराबर होता है तो अब क्या है?
W इज इक्वल टू एफ कूलम्बिक फोर्स है, तो यहाँ पर कूलम्बिक फोर्स है, तो Z ई स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर N2, S की जगह यहाँ पर मैं R लिखूँगा, ये R है, तो ये R इसके साथ कैंसिल होगा, तो आपका W का कीमत आएगा Z ई स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। P W के बराबर और W F S के बराबर होते, आगे मैंने लिखा है Z स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर इनटू R, और W इज इक्वल टू, ये यहाँ पर मैंने माइनस साइन, इस ये जो R वो R इस R के साथ तो ख़त्म हो गए, एक और रह जाता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने अगर आपको नज़र आता है तो माइनस साइन मैंने डाला है, क्यों मैंने डाला है, तो W इज इक्वल टू माइनस Z स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और RP इज इक्वल टू एक्चुअली माइनस Z स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, आप पूछेंगे सोचेंगे कि आपने माइनस का साइन क्यों लिखा, तो मैं कहता हूँ जनाब यहाँ पर कूलम्बिक फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खड़ा हो गया, ठीक है, इस पर क्या हुआ, इस पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, लेकिन जब खड़ा हो जाता है तो फिर प्रोटॉन ने तो इसलिए उसको खड़ा कर देता है कि उसको गले मिल लो, तो फिर अपनी तरफ खींचना इसको शुरू कर देता है, जो खींच तो नहीं सकता है बिल्कुल, अपनी गले तो नहीं मिल सकता है, लेकिन ज़रूर इसमें थोड़ा सा हरकत पैदा कर देगा, तो जब खड़ा हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, अब अपनी तरफ खींचना शुरू हो गई, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो गई, तो इसलिए इसको हम कम की वजह से इसको माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की कीमत ये है। अब क्या करना है, बस तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू रेडी है, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू रेडी है, क्या कर देते हैं, जो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखा था KET इज इक्वल टू KE प्लस P, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ KE एंड P इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये इक्वेशन था, ये हमारे पास ET इज इक्वल टू KE प्लस PE, ये मैंने लिखा था। ठीक है, तो ET KE का कीमत क्या है, KE का कीमत है हाफ mv स्क्वेयर प्लस ये वाला, और PE का कीमत है माइनस Z स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको इस तरह करते थे, प्लस माइनस को माइनस हो जाता है, तो ET इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर माइनस Z स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बना। अब क्या है, आगे जाना है, हमने एनर्जी मालूम करना है, तो जनाब putting the values of mv square from radius in equation 3 we get, रेडियस से हमने क्या करना है, जो पिछला टॉपिक था, जो पिछला लेक्चर था, उससे आप लोगों ने mv स्क्वायर का कीमत रेडियस में निकाला था, तो ET, अब ये तो ET टोटल एनर्जी आ रही है, ठीक है, Z स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं ये वाला हाफ, और ये जो KE का कीमत है हाफ, mv स्क्वायर का क्या कीमत है, mv स्क्वायर का कीमत होता है रेडियस से हमने निकाला है Z स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फी का कीमत क्या है, माइनस Z स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बात मजे क्या बताओ, वैसे पेपर में आप ये लिखो, पेपर में लिखो कि मैंने ये कीमत रेडियस वाली से मैंने जहन में रखा था और वहाँ से मैंने रखा, लेकिन ये इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। आपने क्या करना है, ये जो P का जो कीमत है वो mv स्क्वायर का भी कीमत है, लेकिन P माइनस है और ये प्लस है, बस। तो तुम्हारी बिल्कुल नेबर में जो इक्वेशन है, जो पार्ट है इक्वेशन का, उसके बराबर है, तो आपने क्या करना है, रटा मत लगाइए, बस इतना करो कि ये वाला है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या, ET इज इक्वल टू, जब इससे ज़रब दो तो Z स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Z स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। जब इस तरह के कोई बट्टों में बट्टा इसको बट्टा कहते हैं, ठीक है, जब बट्टों में कोई ऐसा माइनस प्लस आ जाते होता है तो हम LCM लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टेकिंग LCM ऑफ इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, इक्वेशन नंबर 4 का, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एंड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R का LCM ऑटोमेटिकली 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R आएगा। अभी क्या करना है, LCM को इस डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करें, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको नोमिनेटर से ज़रब दें, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R मल्टीप्लाई, तो आंसर इज 1 मल्टीप्लाई बाई Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर। अभी अगेन से
एलसीएम को डिनोमिनेटर पर डिवाइड करो, 8 फाई एप्सिलॉन नॉट आर को जब 4 फाई एप्सिलॉन नॉट आर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर 2 आता है। 2 से इस चीज़ को ज़रा तो 2z² तो इसका फाइनल वैल्यू -z² 2z² माइनस में 2 है और प्लस में 1 है, तो ये क्या बनेगा ओनली 1z², लेकिन माइनस z² डिवाइड बाई 8 फाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तुम्हारा बना इक्वेशन नंबर 5। मसला तो नहीं है, ज़रा आपने सिलसिला कायम करना है, आप सिलसिले में आया करें तो आपको मसला नहीं रहेगा। अभी क्या करना है, अभी एनर्जी तो हमने रेडियस का जो कीमत है, जो रेडियस हमने निकाला था वो आप लोगों को याद है, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम रेडियस इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट, तो ze² माइनस ze² डिवाइड बाई 8 फाई एप्सिलॉन नॉट और आर का कीमत है n² h² एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको याद है z² फाई m। तो ये है यहाँ तक तुम्हारा इक्वेशन। आगे चलते हैं, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। जब मैंने इस कीमत को रखा तो क्या बना, ये कीमत जब मैं रखता हूँ तो बन जाता है, क्या बनता है और क्या बनता है, तो बनता है ET इज इक्वल टू -ze² डिवाइड बाई 8 फाई एप्सिलॉन, अगेन से लिख देता हूँ 8 फाई एप्सिलॉन नॉट इंटू n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई क्या ze² फाई m। तो आपने अभी क्या करना है, देखो अगेन से वो वाला रिलेशन यहाँ पर 1 पुट करो तो ze² और इसके दरमियान रिलेशन है, ये एक्सट्रीम है और ये दोनों मीन है, तो ET तुम्हारा बनेगा ET -ze² इंटू ze², ये डायरेक्ट बगैर साइन के चेंज के ऊपर चलेगा, पाई m डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई है 8 1 मल्टीप्लाइड बाई ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू n² h² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या करना है, आप करना कुछ इस तरह है, अगर आपको नज़र आता है तो पाई को पाई से कैंसिल कर दे, इस पाई ये पाई इसके साथ चला गया। अभी कोई और अगर चीज़ चलने वाला है तो बताइए, नहीं है, ठीक है। तो क्या रह जाता है, माइनस इस z को इस z से ज़रब दो तो -z², इस e² को e² तो e⁴ और m रह जाता है डिवाइड बाई क्या 8 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h²। दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे कुछ चलना है, हमने कुछ और आगे कुछ करना भी है, आप ज़रा देखें, इसको मैं करने वाला हूँ, लेकिन ये तुम्हारा एनर्जी का कीमत आया। क्या करना है अभी इस इक्वेशन को यूज़ करके हमने आगे कुछ और करना है। इस इक्वेशन में अगर आपको नज़र आता है तो Z किसी एटम का एटॉमिक नंबर एक जैसा नहीं होता है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, और नीचे ये शेल नंबर किसी एटम में मुख्तलिफ हो सकते हैं। आप किस शेल नंबर में एनर्जी मालूम करना चाहते हैं, तो जनाब ये दो चीज़ें कांस्टेंट नहीं है, तो इसको बाहर निकालो, z² डिवाइड बाई n² n2, ये जो बाकी है -e⁴m डिवाइड बाई 8, E भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, तो सारी ये कांस्टेंट है n2 h²। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा जनाब, आगे चलो थोड़ा सा चलते हैं। ये z² बाई n² है और इसका कीमत मैथमेटिकली निकाले जाता 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जॉल फॉर एटम। जनाब अभी काम बन गया, लेकिन एनर्जी हम किलो जॉल पर मोल में लेते हैं, तो थोड़ा सा उस वैल्यू की तरफ चलते हैं, फिर कुछ कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। वजह क्या है, अभी बिल्कुल यही है, इन चीज़ों के उनने कीमत ही रखे, आपने इसको रटा करना है। वैसे आपको याद नहीं हो सकता है, आप नहीं रख सकते हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, ठीक है। आप इसको रटा कर ले तो इसका कीमत है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जॉल पर एटम। अब एनर्जी का कीमत तो निकल आया, लेकिन जनाब ये जो है ये तो जॉल पर एटम में है और हम तो मोल किलो जॉल फॉर मोल में करते हैं। तो सबसे पहले मोल का कीमत लगाने से ET, अभी देखो ET हमारे पास आएगा z² बाई n² n2।
माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 6.1 मोल में कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई किलो तो 10⁻3। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, अभी आपने करना क्या है, आपने कुछ इस तरह करना है। इसको देखो, मसला नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए स्टूडेंट डरते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी क्या करना है, ईटी लिखना है। ईटी क्या है, g² बाई n² n2। आप इस चीज़ को अगर ज़रब दे, इस चीज़ को अगर इससे ज़रब दे तो इससे बनता है, इससे कितना बनता है, चलो -2.18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻, पहले पावर को जमा कर देते हैं। पावर ये -18 है, -18 ये 23 है, माइनस ज़रा नीचे लिख देते हैं ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। ठीक है, ET क्या है, ET बराबर है z² डिवाइड बाई n² इंटू -2.18 एंड मल्टीप्लाइड बाई 6.023। इन चीज़ों को आपस में ज़रब कर दे रहे हो, पावर को आपस में जमा कर देते हैं। 6.023 ख़त्म। अभी 10⁻⁻18 प्लस ये 23 है। जब बेस एक जैसे हो तो पावर को जमा कर देते हैं 23, और जब ये ऊपर उठता है तो माइनस बनता है -3। तो इससे क्या आंसर आएगा, इससे आंसर आएगा g² बाई n² इंटू -2.18 इंटू 6.023। अभी क्या है, इसका कीमत आएगा क्या, इसका कीमत है 18, ये -18 -3 -21 10⁻²। ओके, अभी ET का कीमत आएगा g² बाई n² n2। इसको करो, तो जब हम इसको करते हैं तो इससे आता है 13.1236 n2 10⁻, इसको 100 से ज़रब दो, जब माइनस, ये माइनस वैल्यू होते हैं। तो ET अब बराबर है g² बाई n² n2। इसको इससे ज़रब दो 1312.36 आता है, क्योंकि अभी इससे मैं ज़रब दो तो इशारा में 2 इंच से पीछे ले जाऊंगा। तो इसका आंसर आए -1312.36। इस वैल्यू को भी आप रटा करें, कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप रटा करें तो डायरेक्ट आप इसको यूज़ करेंगे। ये कैलकुलेशन आपने करना नहीं है, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे तो इस वैल्यू को भी आप रटा कर दें। ठीक है, अब क्या बना, किलो जॉल पर मोल बना। जनाब ये निकला, एनर्जी तो हमने निकाला, लेकिन अब हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल का एनर्जी निकाल देते हैं। ठीक है, चलो निकाल देते हैं, पहले वाले यहाँ पर कर देते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन का शेल नंबर 1 है, इसमें हमने एनर्जी निकाल देते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, फार्मूला डालें, ET इसका एनर्जी बराबर है G हाइड्रोजन का 1 होता है और उसका N शेल नंबर 1 है, तो g² 1² ये -1312.36। ओके, तो अब क्या आएगा, ET क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1312.36, और ET अगर इसको ज़रब दे जो तो -1312.36 किलो जॉल फॉर मोल। ये है फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन का एनर्जी। हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में एनर्जी इतना होता है। ठीक है, चलो सेकंड वन, सेकंड शेल में एनर्जी कितना होता है। ठीक है, सेकंड शेल में देखते हैं, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ये इसका फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का है और इसका मैं यहाँ पर कर दूँ, तो इस शेल में इन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मैंने मालूम करना है, तो मैं क्या करूँगा, फार्मूला अप्लाई ET = g² बाई n², g² बाई n² इंटू -1312.36, क्योंकि आपने इसी फार्मूला को किलो जॉल पर मोल। ओके, तो आप क्या करना है, ET G हाइड्रोजन का 1 है 1² एंड N यहाँ पर अब 2 है 2² इंटू -1312.36 किलो जॉल फॉर मोल। ET = 1 डिवाइड बाई 4 इंटू -1312.36
किलो जॉल फॉर मोल। तो ईटी अब क्या बना, ईटी अब बना इसको इससे 328.36 चलो लिखो किलो जॉल पर मोल। तो सेकंड शेल में एनर्जी इतना निकल आया। अब मुझे ये बताओ कि माइनस ये बड़ा होता है या ये बड़ा होता है? ये बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेकंड शेल में एनर्जी ज़्यादा है। अब दोनों शेल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कितना है? इस वैल्यू से इसको माइनस करो तो ठीक है, इस वैल्यू से इसको माइनस करो तो ठीक आंसर आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा एनर्जी का डिफरेंस है। तुमने रेडियस में पढ़ा था कि अगर पहला शेल हम इतना स्पेस बनाते हैं तो सेकंड शेल का स्पेस हम इतना बना देते हैं। ओके, ये बहुत दूर है, लेकिन अभी और थर्ड शेल को आपने बहुत दूर बनाया था, इतना आपने बनाया था, ठीक है। अब एनर्जी का डिफरेंस इस शेल और इस शेल का, अभी थर्ड शेल का देखते हैं कि थर्ड शेल में क्या होता है। ई टी ऑफ लगा ले तो अभी क्या करना है, डायरेक्ट हमने पुट करना है 1/z 3 स्क्वायर एन टू माइनस 13 12.36। तो ई टी इज इक्वल टू ये 1/9 है माइनस 13 12.36। और अब क्या हो जाएगा, ई टी बनेगा माइनस 149 पॉइंट समथिंग, ठीक है। चलो 36 इसको भी लगा लें। इस शेल में एनर्जी कितना है? इतना है। अगर ऑफ शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2 के दरमियान इलेक्ट्रॉन का एनर्जी गैप मालूम करते हैं तो आपने 13 12 आपने क्या करना है, 12.36 से क्या मनफी करना है, ये वाला मनफी करना है 328.36। अभी 0 और ये 4 और ये कितना है, ये हो जाएगा 10 8 हो और ये क्या 9 माइनस। इतना एनर्जी का डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, एनर्जी का इतना डिफरेंस है। लेकिन अगर आप शेल नंबर 2 और 3 के दरमियान देखते हैं, देखो एनर्जी का गैप यहाँ पर जाता है। हाँ, स्पेस यहाँ पर कम था, एमसीक्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ इन दोनों दो शेल्स के दरमियान स्पेस कम था, लेकिन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। क्यों? दूसरे से क्यों ज़्यादा है? ऑफ 328 से आप माइनस करें 328 माइनस कितना 145। तो ये कितना बनता है? ये बनता है 3 और 8 183। तो ये गैप इतना नहीं है, ये बहुत बड़ा गैप था, ठीक है। तो जनाब अब क्या करना है, मतलब यह है कि एनर्जी का गैप जो है, एनर्जी का गैप इन दो शेल्स के दरमियान कम है लेकिन स्पेस ज़्यादा है। ये एमसीक्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत सारों के लिए ये अप्लाई करना है। लेकिन याद रखो, हाइड्रोजन के अलावा किसी और एटम के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सारों के लिए वो गलत आते कि उनके बोहर जो कैलकुलेशन किया था उसको कुछ चीज़ों का पता नहीं था, वो बताने वाला हूँ, अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि उनको कुछ चीज़ों का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने गलत किया है। सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है और एटम्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो जनाब ये है हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। शेल में फर्स्ट शेल में कितना होगा, कितना हो सकता है, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में एंड फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। आपने यही फार्मूला इस्तेमाल करना है तो आपको कोई मसला नहीं रहेगा। आप इस तरह करें, वीडियो को, लेक्चर को पढ़े, देखें, वॉच करें। अगर मज़ा आया तो अच्छी तरह से याद करें, मज़ा आया, तुम्हें समझ आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि तुम्हें इस तरह के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, सी यू नेक्स्ट टाइम।